दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। काफ़ी देर बाद आपके साथ केस स्टडी कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, काफ़ी बिजी रहा हूँ। काम तो चलता रहता है, लेकिन आज जो आपके साथ मैं चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगेन एक अनदर नाइस हार्ड फॉट विन, यानी बड़ा लड़ लड़ के एक केस जीता है। उसके ऊपर बात करनी बनती है। केस क्या है जी? 7 years की बेस पे फाइनली स्टेटस मिला है, लेकिन जो मैंने सिचुएशन जिस तरह वहां पे भी बताई है कि साहब आए यहाँ पे पहले एज अ स्टूडेंट आके उन्होंने बीच में अपना लीगल स्टेटस चलाते रहे, लेकिन कहीं पे गलती ये की कि बीच में उन्होंने टॉइक वाला एग्जाम भी कर लिया। अब वो टॉइक का एग्जाम करना, आपको पता है कि जी बहुत बड़ी उसकी तो सजा मिलती है अब, और उनको भी वो सजा मिली, उनकी लीव का टेल कर दी गई। उसके बाद वो जो भी और एप्लीकेशन डालते रहे वो रिफ्यूजल्स आते रहे उनके। उसके बाद फिर अच्छा, बीच में उनकी वाइफ भी आ गई यहाँ पे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनका एक बेबी भी हो गया। अब बच्चे भी साथ हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, और टॉयक का भी है मसला पड़ा हुआ, और वो किसी तरह से अपने आप को ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जो एप्लीकेशन करें रिफ्यूज हो जाए, उसके बाद फिर उन्होंने आगे से असाइलम किया, असाइलम भी उनका रिफ्यूज हो गया, असाइलम के ऊपर अपील डिसमिस हो गई, अपर ट्राइब्यूनल तक गए और वो भी सारा कुछ रिफ्यूज कर दिया गया, यानी अपील राइट्स भी एग्जॉस्ट हो गए। जब वो मेरे पास आते हैं तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि जी टॉइक वाला जो मसला बना हुआ है वो बार बार आड़े आता है और उसकी वजह से कुछ भी वो कर नहीं सक रहे, यानी ह्यूमन राइट्स में हमेशा टॉइक फंस जाता है आके, और असाइलम की केस करना जाके उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही। सो क्या किया जाए? मैंने उनको यही चीज कही कि जी आपके बच्चे के अगर 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, बाकी सब चीजों को मैं साइड पे कर देता हूं और मैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करता हूं। अब जब हमने एप्लीकेशन की, उसके अंदर मैंने टॉइक वाला पॉइंट भी डिस्कस करना है, मैंने असाइलम की भी चीजें करनी है, लेकिन क्या जोर मैंने उनके ऊपर डालना है या किसी और चीज के ऊपर? एप्लीकेशन की, अभी अगस्त में हमने एप्लीकेशन की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टेटस डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, मेरी टेबल पे अब सब कुछ मौजूद है। शेयर करना किस लिए जरूरी है? टॉइक के ऊपर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी बच्चों के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी टॉइक के ऊपर रिफ्यूजल आ जाता है या टॉइक के ऊपर रिफ्यूज कर देते हैं, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। ये एग्जाम्पल लेटेस्ट एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके अलावा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है मेरे पास जहां पे मैंने टॉइक वाले केसेस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्टेटस मिला है। बात सारी आती है एक बैलेंस करने की। बैलेंस क्या चीज है, किस चीज को बैलेंस करना है? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम आर्टिकल 8 का पॉइंट उठाते हैं, उसके अंदर जो जज की तरफ से चीज को देखना है या किसी केस वर्कर की तरफ से जो केस को देखना चाहिए, उसमें उसने क्या देखना है कि किस चीज का ज्यादा वजन बनता है, किस चीज का ज्यादा वैल्यू बनती है। एक तरफ हम टॉइक की बात करते हैं कि जी टॉइक किया बंदे ने, उसने इमिग्रेशन रूल्स के खिलाफ कोई बात की, उसने इमिग्रेशन कानून को, कवानीन को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी एक बच्चा है यहाँ पे, उस बच्चे के इतने साल गुजर गए हैं और उसको वहां स्टेटस मिलना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं जो केओ नाइजीरिया की, केओ नाइजीरिया ऐसा केस है जो आके एक हर एक के साइड पे एक बिल्कुल एक, कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं ना, थॉर्न इन द साइड, ये उस तरह की चीज है कि एक वो कांटा बना हुआ है सबके लिए। क्योंकि जब हम केओ नाइजीरिया की बात करते हैं, जजेस खास तौर पे उसको जिस तरह से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी उसके अंदर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अगर पेरेंट्स को निकाला जाएगा तो बच्चे के लिए बेहतर है कि वो पेरेंट्स के साथ चला जाए। अब इस चीज को काउंटर कैसे करना है वो हमने इस एप्लीकेशन में भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली। छोटी सी चीज एक और मेंशन करता चलो, जो दूसरी केस स्टडी है, इससे पहले कि मैं दूसरी केस स्टडी पे जाऊं, सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि 7 years की बेस पे या आपका अगर टॉइक का रिफ्यूजल है और आपका प्रॉपर इमिग्रेशन रूल्स के तहत या आपका ह्यूमन राइट्स के अंदर कोई केस बनता है, तो डरिए मत। मुझे आजकल जो काफी सारी फोन कॉल्स आ रही मुझे कि जी आज तो बड़े आजकल रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, हर चीज को रिफ्यूज कर दिया जाता है, तो उससे बेहतर है हम खामोश होकर बैठे रहें। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आज ही मुझे कोई बता रहा था कि जी वो कॉर्बन साहब ने कल जो अपनी स्पीच, वो उनका जो इंटरव्यू था, उसमें तो बेड़ा गर्क कर दिया, तो उसका मतलब लेबर गवर्नमेंट तो आनी नहीं है। जब लेबर गवर्नमेंट नहीं आनी तो कोई नरमी भी नहीं आनी, नरमी भी नहीं आनी तो फिर क्या फायदा केस करने का? एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस वक्त आपका कोई ना कोई केस सिस्टम के अंदर मौजूद होना चाहिए, ये मेरी अपनी बिलीफ है। मैं इस चीज में अपने ओपिनियन में बहुत कायम हूं। वो इसलिए कि बहुत साल से कोई एमनेस्टी नहीं आई है, बहुत साल से कोई पॉलिसी नहीं आई है, और अगर ये गवर्नमेंट आगे, जो नई गवर्नमेंट आएगी 12 दिसंबर के बाद, वो कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो उनको अपने सिस्टम को, अपने घर को साफ करना पड़ेगा। और घर को साफ करने के लिए सबसे पहले उनको, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके लिए कोई ना कोई चीज करनी पड़ेगी। अब वो क्या होगी मैं नहीं जानता, कब होगी मैं नहीं जानता,
लेकिन मेरा दिमाग ये कहता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आनी चाहिए। अगर नहीं आती, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरा अगर प्रोफेशनल ओपिनियन अभी मांगा जाए तो इसमें मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा उन इमिग्रेंट्स के लिए जो बड़े सालों से यहां पे रह रहे हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है और वो एक ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है। हवा खा के कोई जिंदा नहीं रहता, ना ही दोस्तों की मदद पे कोई जिंदा रह सकता है और अपनी फैमिली को पाल सकता है। सो आप लोग काम करते हो, छुप के काम करते हो, टैक्स पे नहीं करते हो, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करते। मेरी हमेशा वही पोजीशन रही है कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप काम कर सकें, आपके पास लीगल स्टेटस हो, तो मेरा ख्याल है आप बेनिफिट्स लेने की बजाय काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। मेरा ख्याल है बजाय से कि आपको सिर्फ कुछ चंद पाउंड वीक के मिल जाएं हर बच्चे के लिए या अपने लिए, वो मिलने के बजाय आप प्रेफर करेंगे कि आपको काम करने का मौका मिला हुआ है, आप काम करते हैं, आप टैक्स भी पे करते हैं, अपने लिए एक जिंदगी बेहतर बनाते हैं और अपने बच्चों के लिए जिंदगी बेहतर बनाते हैं। एनीवे, ये मैं थोड़ी पॉलिटिकल बातों में चला गया हूं, वहां से हटता हूं, दूसरी केस स्टडी के ऊपर आता हूं। दूसरी केस स्टडी हमारी विजिट वीजा की। वेरी इंटरेस्टिंग केस। इसके अंदर हमारी तरफ से सारा कुछ मौजूद था। एप्लीकेशन की गई, एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया उन्होंने ये कह के कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एतबार नहीं है। अब पाकिस्तान के टैक्स डॉक्यूमेंट्स थे, वहां पे अक्सर एक डाउट आ जाता है, कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती आ जाती है तो वो डाउट बन जाता है। सो एक डाउट उठाया गया वहां पे और उसके ऊपर रिफ्यूज कर दिया गया। मैंने ये समझा कि इसको चैलेंज जरूर करते हैं, चैलेंज किया, जुडिशियल रिव्यू में गए, जुडिशियल रिव्यू को ऑन पेपर्स रिफ्यूज कर दिया गया और जज ने भी एग्री किया कि नहीं, वो जो टेक्निकलिटी है उसके टैक्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो वीक है और उसकी वजह से केस को रिफ्यूज कर दिया गया। फिर हमने फैसला किया कि नया केस करेंगे। नया केस किया, वो टेक्निकलिटी जो गलत की हुई थी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसको ठीक किया और नई एप्लीकेशन डाली। उसको फिर ये कहकर रिफ्यूज कर दिया कि भाई आपका पहले भी रिफ्यूज किया था और अभी भी हम नहीं मानते कि आपकी इंटेंशन है। अब इंटेंशन के ऊपर आ गए। उसको रिफ्यूज किया, जुडिशियल रिव्यू में गए, पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, फिर जुडिशियल रिव्यू किया, सारा कुछ रिफ्यूज। उसके बाद आगे अब एक मौका रह गया था हमारे पास और वो एक मौका था हमारा ओरल हियरिंग का। ओरल हियरिंग की रिक्वेस्ट की, ओरल हियरिंग पे गए और वहां पे जाके अपर ट्राइब्यूनल से जज के सामने जाके परमिशन ग्रांट हो गई। परमिशन ग्रांट होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेज क्या थी? अब जब परमिशन ग्रांट होती है तो उसका मतलब ये कि आपको जुडिशियल रिव्यू में जाने का मौका मिल गया, यानी कि आपको अब एक जज के सामने अपना केस प्रेजेंट करना है और होम ऑफिस में आके अपना केस प्रेजेंट करना है। वहां पे हमने फिर रिक्वेस्ट या आप कह रहे नेगोशिएशन की गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट के साथ। गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट होता है जो होम ऑफिस के वकील होते हैं, उनके साथ एक नेगोशिएशन की कि भाई आगे जाके हम समझते हैं कि हमारा केस बड़ा स्ट्रांग है और हम इसको जीत लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इसको बाकी आगे जाके हार सकते हो तो कंसीड कर लो। कंसीड नहीं करना तो रिकंसिडरेशन के लिए मान लो।